जब दिल्ली में चारों ओर मराठा सैनिक तैनात थे। दिल्ली की हर गली, चौक, चौराहे, मुख्य सड़कों पर चारों ओर घुड़सवार मराठा सैनिक तैनात थे। और इससे पहले दिल्ली की जनता ने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर मराठा सैनिकों को नहीं देखा था। और इन्हीं मराठा सैनिकों की सहायता से सैयद भाइयों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लाल किले को चारों ओर से घेर लिया गया था। सैयद भाई दो भाई थे, हसन अली और हुसैन अली। हसन अली को अब्दुल्ला खां कुतुबुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब जब इस प्रकार की ये खबरें उस समय के बादशाह, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के पास में पहुंची, तो फर्रुखशियर ने अपने आप को मुगलिया हरम में बंद कर लिया। मुगलिया हरम वो स्थान जहां पर बादशाह की बेगमें रहती थी, दासियां रहती थी, रखेल रहा करती थी, मतलब फीमेल कंपार्टमेंट। बादशाह ने अपने आप को फीमेल कंपार्टमेंट में बंद कर लिया। अब जब बादशाह को बाहर आने के लिए कहा गया तो बादशाह बाहर नहीं आए। तो सैयद भाइयों ने 4 लोगों के नेतृत्व में 400 अफगानों और पठानों को मुगलिया हरम में जाने के आदेश दिए कि बादशाह को पकड़कर घसीटकर मुगलिया हरम से बाहर ले आओ। ये 4 लोग थे, निजामुद्दीन अली खां, राजा रतन चंद्र, राजा बख्तमल और दीदार खां या दिलदार खां, जिसका नाम हमको पढ़ने को मिलता है। 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, एक जगह दीदार खां, एक जगह दिलदार खां। ये लोग मुगलिया हरम में गए तो वहां हरम के अंदर बादशाह ने तुर्की महिलाओं को शस्त्रों के साथ में युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रखा था। वो महिलाएं लड़ते हुए मारी गई, जो बच गई थी वो घायल हो गई। बादशाह को हरम में ढूंढा गया, वहां बादशाह एक छोटे से कमरे में छिपा हुआ था। कुछ जगह यह भी पढ़ने को मिलता है कि बादशाह ने अपने आप को महिलाओं के वस्त्रों में ढक लिया था, मतलब जो महिलाओं के कपड़े थे वो कपड़े ओढ़ लिए थे। बादशाह ने बचने का अंतिम प्रयास किया, शस्त्र चलाए गए, तलवार चलाई गई, लेकिन बादशाह घायल हो गया। बादशाह को उन पठानों और अफगानों ने जब पकड़ा तो बादशाह के जितनी बेगमें थी या दासियां थी या बादशाह की जो पुत्रियां थी, उन्होंने बचाने के लिए फर्रुखशियर को चारों ओर से घेर लिया। तो इन लोगों ने उनको धक्का दिया और फर्रुखशियर को गले से पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आ गए। फर्रुखशियर की पगड़ी गिर चुकी थी, अब बादशाह नंगे पैर था और नंगे सिर था। बादशाह की दोनों आंखें फोड़ दी गई, ठीक उसी प्रकार से जैसा बादशाह ने बंदा सिंह बहादुर के साथ में किया था। दोनों आंखें फोड़कर और दिल्ली में ही बने त्रिपोलिया गेट में बनी हुई जेल के अंदर ले जाकर बंद कर दिया। अंधेरा कमरा होता था वहां पर और उस कमरे में केवल एक सुराख होता था जहां से खाना और पानी दिया जाता था। और अंततः अप्रैल 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर का गला घोटा गया और पेट पे तब तक वार किए गए जब तक कि बादशाह की मृत्यु नहीं हुई। अब यहां से सवाल यह निकल कर आता है कि वो सैयद भाई जिन्होंने कभी फर्रुखशियर को सन 1713 ईस्वी में दिल्ली का मुगल शासक बनाया था, जहांगीर शाह को गद्दी से हटाकर फर्रुखशियर को अगला शासक बनाया था, तो सन 1713 से 1719 ईस्वी के बीच में मात्र इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब यही सैयद बंधु फर्रुखशियर के दुश्मन हो गए और फर्रुखशियर को गद्दी से हटाया गया और फर्रुखशियर को मार दिया गया। दूसरा सवाल यह कि इन सैयद भाइयों को मराठों की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या मराठों की सहायता के बिना यह पॉसिबल नहीं था? और मराठों ने सैयद भाइयों की सहायता आखिर क्यों की? मराठों को ऐसा क्या दिया गया जिसकी वजह से मराठों की सहायता इन सैयद भाइयों को प्राप्त हो गई? तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं जहां पर मराठा शक्ति का वर्चस्व था, मराठे बढ़ रहे थे। और आगे चलकर हम यह भी देखते हैं कि जब बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे तो कैसे मराठा साम्राज्य की जो लकीरें थी, जो सीमा क्षेत्र था, वो जाकर अटक तक पहुंचने वाला था। खैर, कभी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो दक्षिण भारत की ओर जहां मराठा शक्ति का वर्चस्व हो रहा था, मुगल हमेशा संघर्ष करते रहते थे मराठा शक्ति का दमन करने के लिए। उसी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष सन 1718 ईस्वी में मराठों और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ और इसी समझौते को एक इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा मतलब सरल सी भाषा में समझ लो कि ऐसा समझौता जिसमें मराठों की बल्ले बल्ले हो गई। जो मराठों को चाहिए था वो मराठों को सब कुछ दे दिया गया। तो सन 1718 ईस्वी में जब यह समझौता हुआ तो दोनों ओर के जो चेहरे थे, मतलब जो शासक थे, मराठा शासक थे छत्रपति शाहू जी और मुगल शासक थे फर्रुखशियर। लेकिन ये कहने को शासक थे, वास्तविक जो सत्ता हुआ करती थी वो दोनों ओर के मंत्रियों के हाथों में हुआ करती थी। मुगलों की जो सत्ता होती थी वो सैयद भाइयों के हाथों में होती थी और मराठों की जो मुख्य सत्ता होती थी वो पेशवाओं के हाथों में होती थी। तो मराठा शासक
और मुगल शासक के मध्य हम कहने को यह समझौता बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो समझौता किया गया था सैयद भाई और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में यह समझौता हुआ था। अब समझौता किस प्रकार से था? समझौते में मराठों ने यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो भी क्षेत्र जीते गए थे वो सारे क्षेत्र लौटाए जाए, मुगलों के द्वारा दे दिए गए, क्योंकि मुगलों को आवश्यकता थी। मुगलों का मतलब फर्रुख शेर को आवश्यकता नहीं थी मराठों की, सैयद भाइयों को आवश्यकता थी। और क्या आवश्यकता थी? अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको सारा समझ में आएगा। तो मराठे जो मांगेंगे सब मिलेगा। तो मराठों ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया था वो वापस लौटाओ। ठीक है, दिए जाते हैं। और क्या चाहिए? इसके अलावा हैदराबाद दो, गोंडवाना का क्षेत्र दो, बरार का एरिया दो और खानदेश का एरिया दो। ठीक है, ये सारे भी मराठों को दे दिए गए। और क्या चाहिए? और हमको सरदेश मुखी के, मतलब मराठों को, और हमको सरदेश मुखी के अधिकार चाहिए, चौथ वसूली के अधिकार चाहिए, वो भी दे दिए गए। चौथ वसूली मतलब कि जो भी क्षेत्र होते थे उनकी रक्षा के लिए मराठे 1/4 हिस्सा या रेवेन्यू का 25% लिया करते थे रक्षा करने के नाम पर। किससे रक्षा करने के नाम पर? मराठों से रक्षा करने के नाम पर, कि हम आपके क्षेत्र पर दावा नहीं बोलेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, कभी और चर्चा करेंगे। तो मोटी मोटी बात यह समझना कि अगर 1/4 हिस्सा लिया जाता था तो उसको चौथ वसूली कहा जाता था। और ये जो चौथ है ये छत्रपति, पेशवा और जो मराठा सरदार थे उनके बीच में बांट दी जाती थी। और सरदेश मुखी का मतलब ये होता था कि वो 10% लिया करते थे, 1/10वां हिस्सा लिया करते थे, इसमें छत्रपति का अधिकार होता था। तो मुगलों के द्वारा इसकी सहमति भी दे दी गई। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा छत्रपति शाहू जी के जितने भी लोग बंदी बनाए हुए हैं मुगलों के द्वारा, उन सबको स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, उनको भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो मराठों की सारी बातें मान ली गई, इसीलिए रिचर्ड टेम्पल ने इस समझौते को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। अब लेकिन मुगलों को क्या मिले, मतलब सैयद बंधुओं को क्या मिले? उनको वो मिले जो सैयद बंधु चाहते हैं, फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने के लिए। मराठों ने कहा एक तो हम सालाना आपको, इस सब की एवज में सालाना आपको 10 लाख का रेवेन्यू देंगे। ठीक है, और जब भी मुगलों को आवश्यकता होगी तो 15,000 मराठा सैनिक आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। अब यही वो लाइन थी कि 15,000 मराठा सैनिक मुगलों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे, इसी के लिए ही यह समझौता किया जा रहा था। और यह समझौता सैयद बंधु कर रहा था, दक्षिण में दक्कन का जो सूबेदार था हुसैन अली, वो कर रहा था यह समझौता। अब वो क्यों कर रहा था लेकिन यह समझौता, इस बात को समझने के लिए फिर हमको थोड़ा सा पीछे की ओर चलना पड़ेगा। कितना पीछे? वर्ष सन 1712 ईस्वी की ओर चलना पड़ेगा। उस समय ऐसा क्या हुआ था? उस समय फर्रुख शेर के जो ताऊ थे जहांदर शाह, जो मुगल बादशाह भी थे, फर्रुख शेर के ताऊ मुगल बादशाह जहांदर शाह के द्वारा उत्तराधिकार के संघर्ष में, मतलब मुगल बादशाह बनने के लिए, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाई अजीम उस शान को मार दिया गया था। तो जहांदार शाह ने अजीम उस शान को मार दिया, इससे फर्रुख शेर का सैयद बंधुओं का क्या लेना देना भैया? लेना देना है। जहांदार शाह ने जिस अजीम उस शान को मारा था उसी अजीम उस शान का बेटा था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर जो बंगाल में था उस समय, और अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर फर्रुख शेर ने आत्महत्या का प्रयास किया था। लेकिन फर्रुख शेर के जो मित्र थे, जो शुभचिंतक थे, उन्होंने बचा लिया फर्रुख शेर को। अब दिल्ली का अगला शासक तो जहांदर शाह बन गया सन 1712 ईस्वी में। फर्रुख शेर के पिता को मार दिया गया था, लेकिन अब फर्रुख शेर के सामने जो उद्देश्य था वो ये था कि जहांदर शाह को मार के, जहांदर शाह की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला लेना और दिल्ली की गद्दी को हथिया लेना। अब लेकिन बिना किसी की हेल्प के तो ऐसा संभव नहीं है। तो फर्रुख शेर को 2 भाइयों की सहायता मिल गई। यही भाई थे सैयद बंधु या सैयद भाई। एक भाई हसन अली, एक भाई हुसैन अली। हसन अली जिनका मैंने बताया, अब्दुल्ला खां कुतुबुल मुल्क भी जिनको कहा जाता था। हसन अली जो इलाहाबाद के सूबेदार थे, हुसैन अली जो पटना के सूबेदार थे। दोनों भाइयों ने कहा बढ़ो आप आगे, हम आपके साथ में हैं। फर्रुख शेर ने इन सैयद भाइयों की सहायता से पटना में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। 1713 में हमला हुआ, आगरा में युद्ध हुआ, जहांदार शाह को पराजित कर दिया गया और फर्रुख शेर वास्तविक रूप से अगले मुगल बादशाह बन गए। बाद में फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बता चुका, पहले के किसी वीडियो में, कि जहांदार शाह को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और अंततः फिर मार दिया गया। किस प्रकार से मारा था वो सारा सब मैं एक पहले के वीडियो में बता चुका।
तो मोटी मोटी बात यह कि 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर अगले मुगल शासक बन गए। अब फर्रुख शेर की सहायता इन दोनों भाइयों ने की और अब्दुल्ला खां को तो वजीर बनाया गया, मतलब प्रधानमंत्री, और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। लेकिन ये दोनों वास्तविक सत्ता का उपयोग कर रहे थे। फर्रुख शेर केवल कहने को बादशाह था, सत्ता इनके हाथों में जा रही थी। इसीलिए इनके प्रभाव को कम करने के लिए फर्रुख शेर ने अपने एक व्यक्ति को आगे कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था मीर जुमला। और फर्रुख शेर ने यह कह दिया कि मीर जुमला जो भी कह देगा, जो भी साइन कर देगा, वो मेरी ही कही हुई बात होगी, मेरे ही कहे हुए साइन होंगे। मतलब मीर जुमला के मुंह से निकली हुई बात मेरी ही बात होगी, जो उसने कहा मतलब वो मैंने ही कह दिया। मीर जुमला का कद बढ़ गया। मीर जुमला प्रशासनिक निर्णय लेने लग गया। जो भी नियुक्तियां होती, जागीरें दी जाती, मनसबदारी दी जाती। अब दिल्ली में जो वजीर था अब्दुल्ला खां को तो पूछा ही नहीं जाता। मतलब दोनों भाइयों को हाशिए पर कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। और साथ ही साथ मुगल बादशाह फर्रुख शेर के द्वारा दोनों भाइयों को सैयद बंधुओं की हत्या करने के लिए षड्यंत्र भी किए जाने लगे। अब इस बात की सूचना जब दिल्ली में तैनात अब्दुल्ला खां को लगी तो अब्दुल्ला खां ने अपने भाई जो दक्कन का सूबेदार था हुसैन अली, उसको भी इस बात की सूचना दे दी कि फर्रुख शेर दोनों भाइयों की हत्या करने का षड्यंत्र कर रहा है, तो जल्दी से सेना लेकर दिल्ली की ओर आ जाओ। सेना कहां से लेकर आ जाए, वहां तो मुट्ठी भर सैनिक है। हुसैन अली ने पूछा क्या करूं, किसको लेकर आऊं? अरे मराठों की सहायता लो, मराठों को लेकर आ जाओ दिल्ली में, बादशाह को गद्दी से हटाएंगे। अब मराठों की सहायता चाहिए थी तो मराठों के साथ में समझौता करना पड़ा। अब मराठों के साथ में ये समझौता किया, देखो गौर करना, 1718 में हुआ था। किसके शासनकाल में? मुगल शासक फर्रुख शेर के शासनकाल में। लेकिन इस समझौते पर जब साइन किए तो उस समय फर्रुख शेर को गद्दी से हटाया जा चुका था, मारा जा चुका था। और इस पर साइन किए थे अगले मुगल शासक, 10वें मुगल शासक रफी-उद-दर्जात ने। रफी-उद-दर्जात को भी इन सैयद भाइयों ने ही शासक बनाया था। और ये हम देखते भी हैं कि मुगलिया राजनीति में दोनों भाइयों का इतना प्रभाव था कि मुगल शासकों को गाजर मूली की तरह काटा जाता था, मारा जाता था, हटाया जाता था, लगाया जाता था। इन दोनों भाइयों ने जहांगीर शाह की हत्या करवाई, फर्रुख शेर की हत्या कराई, रफी-उद-दर्जात को गद्दी पर बैठाया और हटाया, रफी-उद-दौला को गद्दी पर बैठाया और हटाया। इतिहासकार कामवार खां तो यह कहता है कि ये दोनों भाई जो थे रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला, ये बीमारी से नहीं मरे थे, सैयद भाइयों ने ही जहर देकर मारा था। और बाद में फिर मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया था। और आगे चलकर फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने इन दोनों भाइयों को मरवा दिया था। कैसे मरवाया था इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो खैर, अब हुसैन अली ने वो समझौता किया जिस समझौते की चर्चा मैंने आपके साथ में की थी। तो इधर से तो हुसैन अली ने समझौता किया, दूसरी ओर से मराठा पक्ष की ओर से जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके द्वारा यह समझौता किया गया था। कौन बालाजी विश्वनाथ? थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कोंकण के क्षेत्र की ओर चलते हैं। भारत का जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है ना, पश्चिमी हिस्सा, ये कोंकण क्षेत्र कहलाता है। कोंकण जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया होता है, बहुत ही ये जो क्षेत्र है बहुत बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। यहां के चित पावन ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को वर्ष सन 1713 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी के द्वारा अपना पेशवा घोषित कर दिया गया था। मतलब छत्रपति तो थे शाहू जी और उनके पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। अब कई बार स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब छत्रपति क्या है और पेशवा क्या है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं इनको ज्यादा नहीं पता इन बातों के बारे में। तो छत्रपति तो थे शासक और पेशवा हुआ करते थे उनके मंत्री। लेकिन छत्रपति कहने को शासक थे, बाद में वास्तविक जो सत्ता होती थी वो पेशवाओं के हाथों में होती थी। एक सरल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। जितने भी बिल होते हैं उन पर सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। जो ठप्पा लगता है वो किसका लगता है? राष्ट्रपति का लगता है। लेकिन वास्तविक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? वास्तविक कार्यपालिका कौन है भारत में? प्रधानमंत्री। तो जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो रिलेशन है, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद की जो शक्तियां हैं, इसी प्रकार की आप तुलना कर सकते हैं। इसी पर आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का मतलब छत्रपति हो गए और प्रधानमंत्री का मतलब हो गए पेशवा। आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो समझौता हुआ था, ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा और सैयद जो हुसैन अली थे उनके बीच में हुआ था। खैर, अब मराठों का सहयोग मिल गया। मराठे 15,000 की सेना लेकर उनकी सहायता करेंगे। मराठे अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति तैनात हैं जिनके होते हुए अभी फर्रुख शेर को पराजित नहीं किया जा सकता, दिल्ली पर सीधे अधिकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में एक व्यक्ति हैं जयपुर के सवाई जैसे, जो मुगल दरबार में अच्छा कद रखते थे, मालवा के सूबेदार थे
और सवाई जयसिंह के पास में 7,000 की मनसबदारी थी। फर्रुख शेर को जब इस बात की सूचना मिली कि हुसैन अली मराठों की सहायता लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, तो फर्रुख शेर ने सवाई जयसिंह के माध्यम से सैयद बंधुओं से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन सैयद बंधुओं ने किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो सवाई जयसिंह ने यह कहा कि सीधे मरने से अच्छा है, समर्पण करने से अच्छा है कि लड़कर मरा जाए। मेरे पास में 20,000 सैनिक हैं, अगर आप कहो तो मैं सैयद बंधुओं पर आक्रमण कर देता हूं और अपनी अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन फर्रुख शेर ने सवाई जयसिंह को इस बात की आज्ञा नहीं दी। अब सैयद बंधुओं के पास में भी इस बात की जानकारी तो थी कि दिल्ली में सवाई जयसिंह है, तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को एक पत्र लिखा और यह कहा कि अगर आप हमसे समझौता करना चाहते हो तो सबसे पहले सवाई जयसिंह को दिल्ली से वापस जयपुर लौटने के आदेश दे दो। और फर्रुख शेर ने यह गलती कर दी, सवाई जयसिंह को वापस जयपुर लौटने के आदेश दे दिए और दिल्ली में अब फर्रुख शेर की सहायता के लिए कोई नहीं बचा। मराठे पहुंच गए और फरवरी 1719 ईस्वी में दिल्ली की हर गली में, चौक पे, चौराहे पे, सड़कों पर सब जगह घुड़सवार मराठा सैनिक थे और लाल किले को घेर लिया गया था। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मुगल शासक फर्रुख शेर ने अपने आप को यह सूचना पाकर मुगलिया हरम में बंद कर लिया था। अब फर्रुख शेर ने बचने का कुछ प्रयास और किया और एक लेटर लिखा। किसको? जोधपुर मतलब मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़ को। और लेटर में यह लिखा कि लाल किले के पूर्व की ओर का जो क्षेत्र है वहां पर सैयद भाइयों के द्वारा कोई भी सैनिक तैनात नहीं किए हुए हैं। अगर आप वहां पर कुछ लोगों को मेरी सहायता के लिए छोड़ दो तो मैं उस एरिया से बचकर बाहर जा सकता हूं। लेकिन अजीत सिंह राठौड़ भी इस अवसर की फिराक में थे कि कब फर्रुख शेर की हत्या की जाए, और फर्रुख शेर की हत्या में अजीत सिंह राठौड़ ने भी सैयद बंधुओं और मराठों की सहायता की थी। लेकिन फर्रुख शेर ने फिर किस उम्मीद में पत्र लिखा था? क्योंकि इससे पहले वर्ष सन 1715 ईस्वी में फर्रुख शेर और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़ के मध्य में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, जैसा हमको एक सोर्स से पढ़ने को मिलता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसी किताब के पेज नंबर 62 पर हमको जानकारी मिलती है कि वर्ष 1715 ईस्वी में अजीत सिंह और फर्रुख शेर के मध्य में एक समझौता हुआ था और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख शेर के साथ में कर दिया था। हालांकि कुछ सोर्स ऐसा भी कहते हैं कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया था, उनकी पुत्री की जो दासी थी उसको अपनी पुत्री बनाकर फर्रुख शेर के साथ में उसकी शादी कर दी थी। हालांकि बाद में हम ये देखते हैं कि जब फर्रुख शेर की हत्या कर दी थी या फर्रुख शेर को बंदी बना लिया गया था, तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का शुद्धिकरण कराया और वहां से मुगलों की जो 1 करोड़ की संपत्ति थी उसको लेकर वो वापस जोधपुर की ओर आ गए और अपनी पुत्री को भी लेकर आ गए थे। और इस बात को लेकर दिल्ली के जो मुसलमान थे वो अजीत सिंह से नाराज हुए थे, लेकिन उन्होंने अजीत सिंह का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया था क्योंकि उनको अजीत सिंह की आवश्यकता थी। तो खैर ये जो समझौता हुआ था 1715 ईस्वी में, इसी की उम्मीद में फर्रुख शेर ने 1719 ईस्वी में अजीत सिंह को पत्र लिखा था कि आप मेरी सहायता करो। लेकिन अजीत सिंह उनकी सहायता नहीं करना चाहते थे क्योंकि अजीत सिंह भी इस अवसर की फिराक में थे और अजीत सिंह ने यह लिखा कि अब समय हाथ से निकल चुका है और भला इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं। और बाद में फिर क्या हुआ ये मैं आपको बता चुका कि बादशाह ने मुगलिया हरम में अपने आप को बंद कर रखा था और सैयद बंधुओं ने 4 लोगों के नेतृत्व में 400 अफगानों और पठानों को भेजा और ये लोग बादशाह को घसीट कर बाहर लेकर आ गए और बाद में अंधा कर दिया गया था बादशाह को और दिल्ली में ही त्रिपोलिया गेट जो है वहां पर बनी हुई जेल में बंद कर दिया गया था और अंततः अप्रैल 1719 ईस्वी में बादशाह का गला घोटकर और तब तक पेट पर चाकू से वार किए गए जब तक कि फर्रुख शेर की मृत्यु नहीं हो गई। मतलब जिस शासक ने बंदा सिंह बहादुर के साथ में जैसा किया, अंततः फर्रुख शेर के साथ में भी वैसा ही कर दिया गया। जैसा पिछले के किसी वीडियो में मैंने आपको बताया, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्रुख शेर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में बहुत बेरहमी से मारा गया था। बंदा सिंह बहादुर को बैठाकर उनके 3 वर्ष के बच्चे अजय सिंह को उनकी गोद में बैठाया गया और यह कहा अपने बेटे को मारो। लेकिन कौन पिता ऐसा करेगा? तो फिर जब बंदा सिंह बहादुर ने अपने पुत्र को नहीं मारा तो उनकी ही आंखों के सामने उनके 3 वर्ष के बेटे अजय सिंह को मार दिया गया और उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। यानी एक पिता को उसी के बच्चे का मांस खिलाया गया। और फिर बाद में बंदा सिंह बहादुर की एक आंख निकाल दी गई, एक पैर काट दिया गया, दोनों हाथ काट दिए गए और अंततः बंदा सिंह बहादुर का सिर काट दिया गया। मतलब जिस बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर को मारा गया था, अंततः फर्रुख शेर का अंत भी उसी प्रकार से हुआ।
आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि वो सैयद